देखिए इसमें कोई इनपुट कार्ड से कैसे कैसे सप्लाई, अगर हम अपना स्टेशन से डाटा दूसरे स्टेशन को भेजेंगे तो किस प्रकार से स्टेशन से डाटा ट्रांसमिट होकर दूसरे स्टेशन को जाता है, वो थोड़ा सा इसमें क्लियर कट बताया गया है। 16 विलेय की इंफॉर्मेशन हम लोग भेज सकते हैं एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन को। तो उसमें क्या होगा कि इनपुट कार्ड हम लोगों के 6 होते हैं। इनपुट कार्ड 6 में से 1, 3, 5 तीनों में 8 विलेय की इंफॉर्मेशन जाएगी। मतलब जो डाटा हम लोग 1 नंबर कार्ड को देंगे वही पैरेलल में 3 नंबर कार्ड को जाएगा, वही पैरेलल में 5 नंबर को जाएगा। सेम डाटा 1, 3, 5 को क्यों देंगे? क्योंकि 3 सीपीयू लगे हुए हैं और तीनों सीपीयू को सेम डाटा देंगे, तभी तो क्रॉस चेक करके उस डाटा को आगे फॉरवर्ड करेंगे। तो अब इसमें स्क्रीन ऑफ हो जाती है। इसमें क्या होगा कि जो हम लोग एक को डाटा देंगे, एक मतलब आप किसी भी 8 विलेय की इंफॉर्मेशन वही 3 को पैरेलल हो जाएगी, वही 5 को हो जाएगी। सीपीयू ए से 1 नंबर कार्ड जुड़ा हुआ है, सीपीयू बी से कार्ड नंबर 3 जुड़ा हुआ है और सीपीयू सी से कार्ड नंबर 5 जुड़ा हुआ है। तो इस प्रकार से ये सारी इंफॉर्मेशन जो है सीपीयू तक पहुंच जाएगी 8 विलेय की। इसी प्रकार से 2, 4, 6 में 9 से 16 विलेय की इंफॉर्मेशन देंगे। मतलब हमने टोटल हम लोग 16 विलेय की इंफॉर्मेशन को भेज सकते हैं यूएफएस ड्राइव के मक्स के माध्यम से। तो हम लोग 9 से लेके 16 तक के विलेय की इंफॉर्मेशन को हम लोग 2, 4, 6 कार्ड में, इनपुट कार्ड नंबर 2, 4, 6 में देंगे इनपुट के रूप में। जो 2 नंबर जुड़ा होगा सीपीयू ए से, 4 नंबर जुड़ा होगा सीपीयू बी से और 6 नंबर जुड़ा होगा सीपीयू सी से। तो इस प्रकार से 16 विलेय की इंफॉर्मेशन सीपीयू तक पहुंच जाएगी। तो ये इसमें दिखाया गया है कि किस प्रकार से सीपीयू तक इंफॉर्मेशन पहुंच जाएगी। ये देखिए आगे इसमें क्लियर कट लिखा हुआ है। अब इसमें किसी को कुछ डाउट्स हो तो पूछे, नहीं तो फिर आगे चले। ये कल मैंने बताया था आपको, फिर से रिवाइज कर देते क्योंकि ये चीज थोड़ी सी इंपॉर्टेंट लगी हमको, इस वजह से फिर से आपको बता देंगे। अब देखिए उसी में क्लियर कट लिख दिया है। इनपुट कार्ड 1 और 2 सीपीयू ए से जुड़े हुए, इनपुट कार्ड 2, 3 और 4 सीपीयू बी से जुड़े हुए और इनपुट कार्ड 3 और 5 और 6 सीपीयू सी से जुड़े हुए। अब इसमें क्या क्या काम करता है? डाटा बंचिंग करता है, डाटा को मिक्स कर देता है, जो भी डाटा आता है इनपुट डाटा वैलिडेशन करता है इंटर प्रोसेसर कम्युनिकेशन के बाद। उसके बाद उस डाटा को सीआरसी कोड में कन्वर्ट कर देता है। उस पूरे डाटा को डिजिटल, उसमें जो भी सर्किट में जो भी डाटा फॉरवर्ड किया जाता है वो सीआरसी कोड में कन्वर्ट कर देते हैं, जैसे ईआई वगैरह में एमएसडीएसी में सीआरसी कोड में कन्वर्ट कर देते हैं। इसके बाद तीनों के पास डाटा मिल गया हमें, मतलब सीपीयू ए के पास भी डाटा है, सीपीयू बी के पास भी डाटा है, सीपीयू सी के पास भी डाटा है। अब तीनों को सीसी कार्ड को डाटा भेजना है। तो तीनों अगर एक साथ भेजेंगे तो डाटा करप्ट भी हो सकता है, मिसमैच भी हो सकता है, या एरर आ सकती है उसकी वजह से कि किसने क्या भेजा। तो वो टाइम स्लॉट के हिसाब से, टाइम डिले के टाइम इंटरवल के अकॉर्डिंग ये लोग डाटा सेंड करेंगे। पहले ए का गया, फिर कुछ पर्टिकुलर टाइम डिले के बाद बी से डाटा मिलेगा, फिर पर्टिकुलर नेक्स्ट टाइम डिले के बाद सी से डाटा मिलेगा, जिसको सीसी कार्ड चेक करके आगे वो करेगा। अब सीसी कार्ड है, अब इस प्रकार से सीसी कार्ड के बाद डाटा रिसीव्ड फ्रॉम 3, मतलब तीनों सीपीयू से टाइम डिवीजन बैंड के हिसाब से तीनों सीपीयू से उसको डाटा मिल गया सीसी कार्ड को। अब सीसी कार्ड ने क्या किया, उसको सीआरसी कोड में ही पूरा सब कन्वर्ट है ही, पहले से मिला ही हुआ उसको। उसने सीधा मॉडर्न कार्ड को दे दिया। अब मॉडर्न कार्ड को जब डाटा मिल गया तो मॉडर्न कार्ड ने क्या काम किया कि मॉडर्न कार्ड ने के टीएक्स, मॉडर्न कार्ड के बैक साइड में आप देखोगे तो एक जगह लिखा होगा टीएक्स और उसके नीचे लिखा होगा आरएक्स। टीएक्स मतलब जो डाटा हम लोग ट्रांसमिट करेंगे, टीएक्स मतलब जो डाटा हम लोग ट्रांसमिट करेंगे, वो टीएक्स है। और उसके नीचे लिखा होगा आरएक्स। आरएक्स मतलब जो डाटा हम लोग रिसीव करेंगे, टीएक्स मतलब जो डाटा हम लोग ट्रांसमिट करेंगे,
वो वाला वायर इधर का मॉडेम का टीएक्स का वायर अगले स्टेशन के आरएक्स से जुड़ा होगा, मतलब यहाँ से जो डाटा ट्रांसमिट होगा वो अगला स्टेशन रिसीव करेगा, और उसके अदर स्टेशन का जो टीएक्स होगा वो इस स्टेशन के आरएक्स से जुड़ा होगा। मतलब वहां का जो डाटा ट्रांसमिट होगा वो इस स्टेशन के पे रिसीव होना चाहिए, इस हिसाब से इसको ऐसे बनाया गया है। तो इस प्रकार से डाटा इस प्रकार से ऐसे ये आएगा, दूसरे स्टेशन तक पहुंच गया। अब दूसरे स्टेशन पे कैसे डाटा, ये देखिए सपोज करिए दूसरे स्टेशन पे दूसरे स्टेशन के आवेक्स के माध्यम से मॉडेम पे डाटा पहुंच गया, दूसरे स्टेशन के आवेक्स के माध्यम से डाटा वहां पर पहुंच गया। मॉडेम ने कंट्रोल एंड कम्युनिकेशन कार्ड को डाटा दे दिया, जो उसको पिछले स्टेशन से दूसरे स्टेशन से डाटा प्राप्त हुआ मॉडेम को, उसने अपना पूरा आरएक्स वाला पोर्ट से सीधा कनेक्ट हो गया सीसी कार्ड को, मतलब डाटा उसको मिल गया। उसने तीनों सीपीयू को डाटा बांट दिया या शेयर कर दिया या डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, जो भी आप समझो। सीसी कार्ड ने फिर से वही जो दूसरे स्टेशन से डाटा उसको मिला था, फिर से तीनों सीपीयू को उसने वो डाटा फॉरवर्ड कर दिया या बांट दिया। अब तीनों सीपीयू क्या करेंगे, आउटपुट कार्ड को डाटा दे देंगे। हम लोग के पास आउटपुट कार्ड केवल दो ही अवेलेबल होते हैं, इनपुट कार्ड 6 होते हैं, आउटपुट कार्ड केवल दो ही होते हैं। 16 विले की इंफॉर्मेशन अदर स्टेशन से आई हमारे पास, तो एक आउटपुट कार्ड में हम 8 विले की इंफॉर्मेशन लेंगे, दोनों आउटपुट कार्ड में 8-8 की लेंगे, तो टोटल इंफॉर्मेशन हम 16 को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं या उसको कमांड दे सकते हैं। कोई विले पिकअप होनी, उधर से इंफॉर्मेशन आई कि ये विले पिकअप होनी चाहिए, लाइन क्लियर के समय ये सीक्वेंस हो गया, गाड़ी ब्लॉक सेक्शन में इंटर हो गई या कंप्लीट आ गई, तो उसके अकॉर्डिंग जो कमांड्स आएगी, जो इंफॉर्मेशन आएगी, उसके हिसाब से आउटपुट कार्ड उस रिले को कमांड देगा, पिकअप ड्रॉप जो भी करना होगा उसके अकॉर्डिंग, सर्किट के अकॉर्डिंग वो करेगा। तो आउटपुट कार्ड दो है हम लोगों के पास, तो पहले आउटपुट कार्ड में 8 विले की इंफॉर्मेशन होगी, मतलब 1 से 8 तक की इंफॉर्मेशन होगी, दूसरे आउटपुट कार्ड में 9 से 16 रिमेनिंग 8, मतलब 8 के आगे क्या हो गया, 9 से 16 तक की इंफॉर्मेशन होगी, जो आउटपुट रिले को जाएगी। जो सीटी रैक में नीचे रिले लगी होती है उनको इंफॉर्मेशन जाएगी, या उनको आप ये कह सकते हो कि उनको कमांड दी जाएगी कि किस प्रकार से वो आगे काम करेंगे, तो वो सारी कमांड उसमें उस प्रकार से जाएगी। सर ये एक चीज पूछनी थी, ये 16 रिले फिक्स होती होंगी ना कि ये रिले हैं 16, इनके नहीं ये नहीं नाम है? नहीं नहीं, कुछ फिक्स नहीं है, वो आप पीछे जो बैक साइड में उसके कनेक्शन करने का है ना, कोई भी 16 विले की इंफॉर्मेशन आप इनपुट कार्ड को दे दोगे वही वो भेज देगा। आप ये सोचो ना कि अगर आईबीएस में लगाओगे तो आईबीएस की रिले अलग फिक्स हो गई, एचजी के साथ लगाओगे इंटरफेस की तरह लगाओगे तो रिले अलग हो जाएगी, यूएफएसबीआई के साथ लगाओगे तो फिक्स हो जाएगी, क्योंकि यूएफएसबीआई का पूरा इंस्टॉलेशन का सर्किट स्टैंडर्ड है। लेकिन अगर उसको नहीं जैसे इंटरफेस की तरह आप लगाओगे, कह रहा हूँ हाँ सर, जैसे बोलिए। 16 पॉइंट है, जैसे 16 पॉइंट है, तो एक पॉइंट पे अगर हमने टीसीएफआर का दे दिया मान लो, तो वो हाँ फिक्स हो गया ना कि इस पॉइंट पे टीसीएफआर ही रहेगा, इस पे टीजीटीआर ही रहेगा, इस पे एजेडटीआर ही रहेगा, ऐसे फिक्स हो गया ना वो पॉइंट? हाँ बिल्कुल, वो तो फिक्स ही हो गया। उसी हिसाब से आप जैसे डाटा लागत पे देते हो, डाटा लागत पे आप कैसे देते हो कि पहले पे मान लो बटन विले दे दी, पहले 25 पे, फिर अगले 25 पे एएसआर दे दिया, तो फिक्स हो जाता है ना। हम लोग उसको सर्किट में बना लेते हैं ना कि पहले 25 पे बटन है, उसी तरह से ये भी फिक्स हो जाएगा, इसका सर्किट बना लोगे ना कि अच्छा। पहली विले की इंफॉर्मेशन जा रही तो कौन सी विले है, वो लोकल जो भी सर्किट आपने बनाया होगा जी के लिए, आईबीएस के लिए या यूएफएसबीआई के लिए बनाया है, तो इसके तो मैनुअल में सर्किट है जो 16 विले की इंफॉर्मेशन कौन सी जाएगी। लेकिन अगर एज इंटरफेस यूज करोगे तो फिर आपकी चॉइस हो गई और उसका सर्किट आपको बनाना पड़ेगा। कभी कोई चेक कर, कोई विले की इंफॉर्मेशन मिस कर रही है, कोई विले का कॉन्टेक्ट ही मिस कर रहा है, दूसरे स्टेशन नहीं पहुंच रहा, तो आपको उस रिले की इंफॉर्मेशन नहीं पहुंच रही, मान लो बीपीआर की, एसएचडीएसी की नहीं पहुंच रही, तो उस केस में आपको पता होना चाहिए ना कि हमने कौन सा नंबर पे इसका कांटेक्ट यूज किया हुआ है,
और कौन सा नंबर रिले इसको माना हुआ है, उसी हिसाब से उसको आप चेक कर पाओगे। तो उसका सर्किट बना लिया जाएगा, मतलब उसको फिर बना लेंगे करने के बाद। हम ये बता चुके थे कल आपको, यहाँ तक बताया था शायद। ये यूएफएसबीआई पैनल अलार्म पैनल है, जिसमें अगर कोई सिंगल सीपीयू फेल होगा, 2 आउट ऑफ 3 मेजोरिटी पे काम करता है ये। मतलब 3 सीपीयू में से कम एक सीपीयू खराब होने की दशा में 2 सीपीयू ठीक प्रकार से काम करेंगे, तो ये प्रॉपर काम करता रहेगा। मतलब ये सिंगल सीपीयू फेल का इंडिकेशन आ जाएगा, लेकिन हम लोग का सिस्टम प्रॉपर काम करता रहेगा, गाड़ियों का मूवमेंट सामान्य रूप से चलता रहेगा। इसी प्रकार से डीसी डीसी कन्वर्टर्स भी हम लोगों ने डबल डबल दे रखे। तो डीसी डीसी कन्वर्टर्स भी अगर एक कोई फेल हो जाता है तो डीसी डीसी कन्वर्टर फेल का इंडिकेशन आ जाएगा, लेकिन हम लोग के सिस्टम पे कोई असर नहीं पड़ेगा। सिस्टम उसी प्रकार से ठीक प्रकार से चलता रहेगा। अगर लिंक फेलियर हो गया या सिस्टम ही फेल हो गया, बीच का केबल डिस्कनेक्ट हो गया, या हम लोग का डीसी डीसी का कोई सप्लाई का फेलियर हो गया, या ऐसा कुछ हो गया, तो उस केस में ये कम्युनिकेशन फेलियर हो गया, कुछ भी फेलियर हो गया जिससे दोनों प्रॉपर सिस्टम ही पूरे फेल हो गए, मतलब दोनों यूएफएसबीआई के मक्स फेल हो गए, तो उस केस में सिस्टम एरर जलता रहेगा। मतलब एक तरह से आप ये कर सकते हो कि दोनों मक्स के बीच का कम्युनिकेशन डिस्कनेक्ट हो गया उस केस में। ये नंबर ऑफ रिलेज हैं, कौन सी इसमें जो 2 रिले हैं वो अब क्या करेंगे अगले क्लास में आपको हम वो सीक्वेंस बता देंगे कि गाड़ी के लाइन क्लियर लेने के लिए किस प्रकार से रिले का पोजीशनिंग होती, पहले कौन सी रिले पिकअप होगी, फिर कौन सी रिले पिकअप होगी, वो हम अगले उसमें आपको बता देंगे। अब याद दिलाना, अभी ये रिले पोजीशन है कि कितने टाइप के रिले इसमें हम लोग यूज करते हैं। तो बाकी सारी तो QN1 ही है, जो मेन रिले, जो मेन फीचर्स इसको बोला गया है वो हम बता देते हैं आपको। क्या है मेन फीचर्स, क्या है कि फेल सेफ, यूनिवर्सल फेल सेफ क्यों कहा गया है, क्योंकि फेल सेफ इसलिए कहा गया है क्योंकि बीपीएससी में क्या होता है कि सामान्यतः अगर लाइन क्लियर आपने ले लिया, उसके बीच में पावर सप्लाई ट्रिप हो गई, कोई इंस्ट्रूमेंट में कोई भी अबनॉर्मेलिटी होगी, तो लाइन क्लियर से लाइन क्लोज पे आ जाता है। बीपीएससी अक्सर ऐसा ये फेलियर समझ देखने को मिलता है हम लोगों को कि लाइन क्लियर से लाइन क्लोज पे आ जाता है। तो इसी प्रकार से ये लाइन क्लियर से लाइन क्लोज पे आ जाता है। तो ये फेलियर इसमें ना हो, तो इन्होंने क्या किया है कि TGTR मेन फाइनल रिले, जो ट्रेन गोइंग टू के लिए रिले है, जो सेंडिंग स्टेशन पे पिकअप होगी, रिसीविंग स्टेशन पे TCFR पिकअप होगी, इन दोनों को बना दिया है लैच रिले। ये देखिए लिखा हुआ है TGTR QL1 11F4B कॉन्फ़िगरेशन है, ये लैच रिले मतलब। और ये देखिए TCFR QL1 सेम कॉन्फ़िगरेशन की भी लैच रिले, मैकेनिकली लैच। मतलब एक बार ये पिकअप हो गई तो फिर ये अपने मैकेनिकली लैच हो जाएगी। मतलब अगर इसकी सप्लाई हम कट ऑफ भी कर देते हैं, एक बार सारी कंडीशंस मिलने के बाद ये पिकअप हो जाएगी। फिर इसकी अगर हम इसको एक बार किसी वजह से इसकी सप्लाई जो R1 R2 या कॉइल के लिए जो सप्लाई आ रही है वो डिस्कनेक्ट भी हो जाती है, तो भी ये रिले के कांटेक्ट बने रहेंगे, मैकेनिकली ये रिले पिकअप रहेगी, जिससे कम से कम वो गाड़ी, जिस गाड़ी के लिए हमने सारी कंडीशंस पूरी होने के बाद लाइन क्लियर लिया है, वो गाड़ी प्रॉपर सिग्नल पे जाएगी। अगर कोई एबनॉर्मलिटी तो स्टेशन मास्टर एडवांस स्टार्टर उठा सकता है, लेकिन लाइन क्लियर वाली जो TGTR और TCFR वो एज इट इज पिकअप ही रहेंगी जब तक वो लाइन क्लियर को कैंसिलेशन ऑपरेट नहीं करेगा। तो इसलिए इसको फेल से बनाया गया कि मतलब अगर प्रॉपर एक गाड़ी की लाइन, तो सर ये गिरेगी कैसे फिर दोबारा? वो उसका सर्किट है, अगर उसकी दूसरी उसको आएगा तो वो गिर जाती है। जब वो गाड़ी पहुंचेगी ना या कैंसिलेशन ऑपरेट करोगे तब गिर जाएगी। लैच का मतलब ये होता है ना कि उसके नीचे वाले कॉइल को सप्लाई दो तो ऊपर उसमें उसकी सप्लाई कट ऑफ हो जाएगी, है हाँ उसका मतलब सर्किट है। जब एक है सर्किट ना, एक बताएगी पिकअप तो एक ड्रॉप,
एक पिकअप तो एक ड्रॉप और एक वो ऐसे आपस में जुड़ी हुई है ना सर ये? नहीं नहीं नहीं, जोड़ी नहीं है, ये दोनों तो एक साथ ही पिकअप होंगी भाई। टीजीटीआर तभी पिकअप होगी जब टीसीएफआर पिकअप होगी। टीजीटीआर अच्छा तो तभी पिकअप होगी ना जब दोनों एक साथ पिकअप होगी, लेकिन उसको गिराने के लिए भी सर्किट बनाया ही जाएगा, जाहिर सी बात है। जब गाड़ी कंप्लीट पहुंचेगी या कैंसिलेशन हम ऑपरेट करेंगे, तब वो गिरती उसका सर्किट है, याद दिलाना, तब भी बताएंगे। जब भी तो सर्किट सर ये जो बताएंगे ना सेकंड पीरियड में। टीजीटीआर रिले है ये तो यहाँ पे पिकअप होगी अपने एक स्टेशन पे जो सेंडिंग स्टेशन है, और टीसीएफआर दूसरे स्टेशन पे पिकअप होगी जो रिसीविंग स्टेशन है, ऐसा ही होगा ना सर? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो सर ये इसमें बता दोन देना कि ये कौन सी रिले सेंडिंग स्टेशन की है, कौन सी रिले रिसीविंग स्टेशन की है, ये सब इसमें। ये ऐसा है, देखो ये सिंगल लाइन का बना रखा गया है। तो सिंगल लाइन में तो दोनों सिंगल लाइन हो चाहे डबल लाइन हो, टीजीटीआर टीसीएफआर दोनों तरफ होगी। सिंगल लाइन में हाँ बाई वो तो डायरेक्शनल होता है, दोनों तरफ मूवमेंट होता है, तो दोनों तरफ हो गई, ठीक है। अब डबल हाँ लाइन में क्या होगा कि टीजीटीआर जो का मतलब हो गया कि हमारा डिस्पैच वाला डायरेक्शन हो गया, और टीसीएफआर का मतलब हमारा जो रिसेप्शन वाला डायरेक्शन होगा। मतलब अगर अप साइड की गाड़ी आपके यहाँ से डिस्पैच हो रही तो डाउन साइड की गाड़ी आपके यहाँ रिसेप्शन होगा। तो इसका मतलब हो जाएगा कि अप साइड के लिए टीजीटीआर हो गया, तो डाउन साइड के लिए टीसीएफआर हो गया, डबल लाइन के केस में। तो दोनों ही रिले रहेंगी, इसमें कुछ अलग मतलब नहीं है, जैसा सभी इंस्ट्रूमेंट के साथ होता है वैसे ही है इसमें। इसमें कुछ अलग नहीं है। पर सर ये एक स्पेशल सिंगल लाइन में तो एक ही रिले में रख सकते हैं टीजीटीआर और टीसीएफआर, क्योंकि एक समय पे एक ही एक्टिव होनी है। और डबल नहीं लाइन में तो फिर सर अलग अलग होगा ना, टीजीटीआर अलग फिर टीसीएफआर अलग, और टीजीटीआर उधर भी अलग और टीसीएफआर उधर भी अलग। तो वो सर्किट बनाया गया उसको डिक्लच करने के लिए, अलग सर्किट बनाया गया उसको। उन्होंने माने नहीं कि हम सिंगल लाइन में तो ऐसा आपस में इंटरलॉक कर दे। ये इंटरलॉक नहीं है, इंटरलॉक से कंफ्यूज मत हो, ये केवल लैच व्हील है। लैच हिले का मतलब मैकेनिकली लैच हो गई, बस। जब उसको रिवर्स सप्लाई आएगी तो वो डीक्लच हो जाएगी या उनकी लैचिंग खत्म हो जाएगी, बस। उसका सर्किट बनाया हुआ, मतलब जैसा कहना चाह रहे हो कि सिंगल लाइन में चाहे तो आपस में इंटरलॉक कर दें, क्योंकि एक समय में एक ही मूवमेंट होगा। बात सही है, लेकिन उसको कंपनी मतलब सर्किट जो डिजाइन किया गया है उसमें इस कॉन्सेप्ट को यूज नहीं किया गया। उसके सिंपल लिए सिंपल अलग सर्किट। सिंपल बात है सर कि एक बार इसको कमांड दे दिया गया तो जब तक कैंसिल नहीं करेंगे तब तक हटेगा नहीं, ये या तो गाड़ी जाएगी बस नहीं। बस बस मेन बात यही है इसका, बस जी मेन बात जी यही है कि कंप्लीट पहुंचे तब तक वो मैकेनिकली लैच रहेगी। अब वो उसको जी हमने सर्किट से अचीव किया है। जी। क्या हो जाता है यार इसमें बीच में, सर्किट के माध्यम से अचीव किया है। बाकी बहुत सी विलें हैं इसमें, इस तरह की कौन कौन सी विलें हैं सब जब आप लोग के यहाँ लगेगा तो आप लोगों को थोड़ा सा बचेगा, पता चलेगा। अच्छा एक चीज और बता दें इसमें, जैसे उसमें एएसएसआर होता है, वन लाइन क्लियर वन ट्रेन, उसमें होता है ना बीपीएसी में। जैसे एसजी इंस्ट्रूमेंट में टीएसआर कह लेते हो या SR1 SR2 कह देते हैं हम लोग। तो इसी प्रकार से इसमें एक विले बनाया BTSR। BTSR जो है वन लाइन क्लियर वन ट्रेन का काम करेगा। जैसे कोई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ लेता है यूएफएसबीआई में कि वन लाइन क्लियर वन ट्रेन का कौन सा विले डिसाइड करती है, कौन सी विले उस प्रिंसिपल पे काम करती है, कौन सी विले के माध्यम से ये चीज हम लोग अचीव करते हैं, तो वो है BTSR। BTSR के माध्यम से हम लोग ये चीज अचीव करते हैं। और हाँ, और एक चीज जो ASDR होती है, जो फाइनल रिले पिकअप होती है मार्क्स में बीपीएसी में, इसमें है वो ASCR। इसमें नाम बदल दिया गया है, उसका नाम रख दिया गया है ASCR, एडवांस स्टार्टर कंट्रोलिंग रिले है, जो उसमें ASDR के नाम से पिकअप होती, इसमें ASCR के नाम से पिकअप होती है। उसी का नाम बदल दिया गया, फंक्शन लगभग सेम है। अब ये AJTR जो डाउन और रिसेप्शन डिस्पैच और रिसेप्शन के लिए है लिखा हुआ है, इसका मतलब हो गया कि AJTR जो SHDAC से कंट्रोल होगी। अगर SHDAC का VPR पिकअप है, वाइटल VR पिकअप है, तो AJTR पिकअप होगी। अगर SHDAC फेल है तो AJTR ड्रॉप होगी।
सिंपल सा ये कॉन्सेप्ट है इसके साथ, मतलब उसके पिकअप कॉन्टेक्ट से हमने इसको यूज किया हुआ। जो एसएचडीएसी की स्थिति होगी उसके अकॉर्डिंग, अगर वो वाइडर रिले पिकअप तो ये पिकअप, उसके पिकअप कॉन्टेक्ट से इसको पिकअप किया गया है, सिंपल सी बात। अगर वो पिकअप है तो ये पिकअप होगी, वो ड्रॉप है तो वो ड्रॉप होगी। अब ये क्वेश्चन का जवाब देखो, पिकअप टू एंड रिसेप्शन ऑफ लाइन के एट 10 सेंडिंग स्टेशन नॉर्मलाइज कब होगी? व्हेन द स्टेशन मास्टर एडवांस सेट टू लाइन क्लोज आफ्टर अराइवल ऑफ द ट्रेन। ये नॉर्मल कब हो जाएगी, मतलब जो लैचिंग उसकी खत्म कब हो जाएगी? जब अपने आप गाड़ी आ जाएगी या कैंसिलेशन इमरजेंसी करेगा तो। उसी प्रकार से गोइंग टू के लिए भी है उसी प्रकार से। ये विले के विषय में लिखा हो गया है, एक एक के विले के विषय में बताएंगे तो काफी टाइम लगेगा आपको, फिर सर्किट नहीं बता पाएंगे आप लोगों को। तो कोशिश होगी कि सर्किट बता दें आप लोगों को। अब इनमें से किसी के लिए पूछना हो तो आप लोग पूछ सकते हो किसी विले के विषय में, अदरवाइज आगे चलते हैं। देख लो आप लोग, अरे अगर सर, ये किसी डबल लाइन का नहीं है इसके आपके पास सर? अभी सिंगल लाइन ही हम लोग के यहाँ लगा हुआ है, एक्चुअली में लगा हुआ है सिंगल लाइन ही, इसलिए सिंगल लाइन का ही है। डबल लाइन का भी मैनुअल है, लेकिन सिंगल लाइन डबल लाइन में सर्किट ही थोड़ा सा चेंज होगा क्योंकि डायरेक्शन फिक्स हो गया। इसमें क्या है कि दोनों तरफ का डायरेक्शन बस होम और एडवांस के ट्रैक इसमें दोनों तरफ लिए होंगे। उसमें अप साइड में केवल एडवांस का होगा और रिसेप्शन में होम का होगा, डाउन साइड में केवल होम का होगा तो एडवांस का नहीं होगा, बस ये सर्किट अलग हो जाएगा। बाकी सर्किट तो लगभग सेम ही होगा ना भाई। एक एक डायरेक्शन आप कंसीडर कर लो, तो एक डायरेक्शन के कंसीडर के हिसाब से करोगे। लेकिन अब इसमें क्या होगा कि अगर सिंगल लाइन में क्या होगा कि जो उसके ब्लॉक ओवरलैप के ट्रैक होंगे उसमें हमें एडवांस का ट्रैक भी लेना पड़ेगा, होम का भी ट्रैक लेना पड़ेगा। डबल लाइन में क्या होगा कि ब्लॉक ओवरलैप में एडवांस से कोई लेना देना नहीं क्योंकि उसका डायरेक्शन ही अलग है, केवल होम के ट्रैक होंगे। तो वही दो चार विले का यही घट बढ़ जाती, बाकी सर्किट लगभग सेम। सर्किट का जो कॉन्सेप्ट है वो लगभग सेम है, क्योंकि आप सिंगल लाइन में जो एक डायरेक्शन आप कंसीडर कर लो, बस उसमें ट्रैक के नंबर्स बढ़ जाएंगे और होम का अपोजिट लॉकिंग बढ़ जाएगी। क्योंकि अगर आप सिंगल लाइन में होम डाउन करते हो तो एडवांस नहीं डाउन होगा, एडवांस डाउन करते हो तो होम नहीं डाउन होगा। प्लस तो प्रैक्टिकल के हिसाब से हम लोग सिंगल लाइन का ही बताते। ये देखो, मेन स्टार्टर कंट्रोलिंग विलेज जैसे हमने बताया था उसमें एएसडीआर होती, इसमें एएससीआर होती। इसमें नंबर ऑफ विलेज बढ़ा दिए हैं, एक्चुअली में टाइमर विलेज बढ़ा दिया गया है। जो बीपीएससी में टाइमर सर्किट नहीं था, इसमें टाइमर विलेज भी बढ़ा दिया गया है। ब्लॉक ट्रैक स्टिक के लिए बीटीएसआर जैसा हमने बताया था, 1 लाइन के लिए 1 ट्रेन के लिए इन्होंने बनाया है इसको। बाकी ये नॉर्मलाइजेशन के लिए एक नॉर्मल है, सारी चीजें नॉर्मल है, कोई उसको हमने डाउन नहीं किया हुआ है। बीपीआर1 बीपीआर2 जैसा कल बताया था कि ईआई की तरह, वीसीआर रिले की तरह की सभी कार्ड प्रॉपर ठीक प्रकार से वर्किंग कर रहे हैं, तो उसके लिए हम लोगों का ये रिले पिकअप होगी। तो वो चीज इसके साथ है कि हेल्थ चेक रिले है बीपीआर1 बीपीआर2, जो सिस्टम की हेल्थ, मतलब सिस्टम के सभी कार्ड ठीक प्रकार से काम कर रहे हैं, उसके लिए बीपीआर1 बीपीआर2 रिले को बनाया गया है, या उसके लिए बीपीआर1 बीपीआर2 रिले बनाई गई है। तो वो ठीक प्रकार से काम कर रहा है या नहीं कर रहा, उसके लिए इसको बनाया गया। ये टीआर जैसे बताया, देखिए इसमें लिखा होगा अंडर मेंशन केसेस एंट्री ऑफ द ब्लॉक सेक्शन और एक्सेल काउंटर फेलियर। ये एक्सेल काउंटर का जो फाइनल विले होगी उसके पिकअप कॉन्टेक्ट से इसको हम लोग पिकअप कराएंगे। जो
उसका स्टेटस होगा वही सेम स्टेटस हमें इसका देखने को मिलेगा, सेम स्टेटस इसके साथ ही उसका जो स्टेटस होगा वही स्टेटस इसमें इसका माना जाएगा। ये एक रिले को उसको कांटेक्ट को समझा, बीपीआर1 बीपीआर2 के कांटेक्ट के बाद ही सभी इनपुट कार्ड के माध्यम से सभी को उनको सप्लाई जाएगी। अगर बीपीआर1 बीपीआर2 गड़बड़ है, मतलब सिस्टम की हेल्थ सही नहीं है या कोई कार्ड में प्रॉब्लम आ रही है या कोई कार्ड का फेलियर हो रहा है, तो उस केस में ये बीपीआर1 बीपीआर2 फ्लेक्स वो करेगी, फ्लक्चुएशन करेगी, पिकअप ड्रॉप होगी, तो इससे आगे का सर्किट हमारा ब्रेक होगा। तो इस प्रकार से इसको वो ये करेगी। और ये कन्वर्जन ऑफ 24 वोल्ट टू 5 वोल्ट, इसको हम लोग क्या कहते हैं, आप लोगों ने ईआई में पढ़ा होगा, जिसको पॉलीग्राफिक स्विच होगा कि स्विच के पहले 24 वोल्ट देते हैं हम लोग, और उसके आगे वो सेंसिंग एक उससे जो है हीटिंग एलिमेंट वाला भी कॉन्सेप्ट कहीं यूज करते हैं। तो उससे क्या होगा, सेंसिंग उससे 5 वोल्ट जनरेट होगी, अगर इधर 24 वोल्ट है तो उधर 5 वोल्ट जनरेट होगी, और उस 5 वोल्ट से हम लोगों का आगे का सर्किट चलता है। तो अब तो आइसोलेशन का मतलब हो गया कि दोनों तरफ सप्लाई अलग अलग हो गई, इधर इनपुट में 24 वोल्ट हो गई, आउटपुट में हम लोग के 5 वोल्ट हो गए, दोनों सप्लाई अलग अलग होने से उनका कोई फॉल्स फीड या कोई मैनिपुलेशन से रिले को पिकअप नहीं कर सकता है। इस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑप्टो आइसोलेशन। इसको हम लोगों ने ईआई से, इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग से चालू किया था इस कॉन्सेप्ट को। इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग के माध्यम से हम लोगों ने इस कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाया, उसी को इन लोगों ने कॉपी किया है, या ये कह सकते हो आप जो भी। ये फ्लैट केबल के माध्यम से सारे कनेक्शन कर रखे हैं, इसमें तो आपको कुछ करना नहीं है, ये जैसे होगा। इसमें अगर कुछ प्रॉब्लम भी है तो फिर आपको कंपनी वाले को बुलाना पड़ेगा। बैटरी चार्जर कौन सा सबसे अच्छा ये होगा कि आप लोग आईपीएस से इसको कनेक्ट करो, मतलब इसको जो यूएफएसबीआई को हम लोग इनपुट देंगे या पावर सप्लाई एनर्जाइज करेंगे, वो हमें आईपीएस के माध्यम से इसको करनी चाहिए। आईपीएस से ही हमें इसको कनेक्ट करना चाहिए। क्यों करना चाहिए, कोई बता सकता है बैटरी चार्जर क्यों नहीं लगाना चाहिए, या बैटरी चार्जर के अवॉइड करने की कोशिश करनी चाहिए? सर क्या है कि रेटेड वोल्टेज अगर ज़्यादा वोल्टेज हो जाती है ना, तब भी हमारा यूपीएस मिस कर जाता है, कम रह जाती है तब भी दिक्कत करने लग जाता है। अगर 28 वोल्ट से ऊपर चली जाएगी तो दिक्कत कर जाता है। अच्छा ठीक है, वेरी गुड। और कोई? देखिए, इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि रिपल फ्री बैट आईपीएस में वो भी वगैरह सब प्रोटेक्शंस लगे होते हैं कि एक किसी भी तरह से रिपल सर्किट फेल नहीं हो सकता। उसके डिजाइन में ऐसा किया गया आरडीएसओ के माध्यम से कि रिपल का मतलब हो गया कि डीसी आउटपुट में एसी का पल्स नहीं आएगा, एसी की स्पाइक बिल्कुल नॉमिनल होगी, मतलब ना के बराबर होगी, होगी ही नहीं, एक तरह से आप ये कह सकते हो। लेकिन बैटरी चार्जर के साथ अलग हो सकता है कि उससे कुछ एसी की स्पाइक आ जाए। और जितने हम लोग के डिजिटल सर्किट है, एसडीएसी है, एमएचडीएसी है, ईआई का है या यूएफएसबीआई का है, अगर इसमें फिल्टर सर्किट लगा हुआ होता है डीसी की तरफ, तो अगर एसी का थोड़ा सा भी स्पाइक आ गया तो इसका पावर सप्लाई कार्ड फूक जाएगा या जल जाएगा या खराब हो जाएगा, डैमेज हो जाएगा। तो इसलिए हम लोग को कोशिश करनी चाहिए कि चार्जर को नहीं लगाना चाहिए। चार्जर का इनपुट हो गया 230, आउटपुट होता है डीसी, लेकिन उस आउटपुट पे आप मीटर लगा के देखोगे तो कुछ ना कुछ एसी वोल्टेज रिपल फ्री चार्जर में लिखा होगा, लेकिन कुछ समय बाद वो खराब होने की वजह से थोड़ी बहुत एसी की स्पाइक आती है, और महीने 2 महीने में एक बार भी एसी की स्पाइक आएगी तो वो हम लोगों के बैट पावर सप्लाई कार्ड को डैमेज कर देगी, खराब कर देगी।
लेकिन वही आईपीएस में जब तक रहेगा, आईपीएस में इस तरह की समस्या की दूर दूर तक संभावना नहीं है कि इस तरह की कोई समस्या आ सकती। तो पावर सप्लाई का खराब हो, कार्ड का खराब होना या इस तरह के कोई भी फेलियर होने की संभावना नहीं है। तो अगर आपके पास आईपीएस नहीं भी लगा हुआ है तो भी आप जो 110 वोल्ट बैटरी का सेट होगा पॉइंट मशीन के लिए होगा, उस सेट से भी आईपीएस के 2 मॉड्यूल आप डीसी डीसी कन्वर्टर को इनपुट दे दो और आउटपुट के रूप में 24 वोल्ट ले लो, तो उससे भी आपका ये सिस्टम सुरक्षित रहेगा। लेकिन कोशिश करो कि बैटरी चार्जर को आप पूरी तरह से अवॉइड करो। बैटरी चार्जर इसके लिए ना लगाओ, चाहे एसएचडीएसी हो, चाहे एमएचडीएसी हो, चाहे यूएफएसडीआई हो, इसके लिए बैटरी चार्जर को अवॉइड करो। क्योंकि विपल जो होता है बरसात के समय हो गया, लोकल जो ट्रांसफार्मर से सप्लाई आ रही उसमें स्पाइक आई, वो बैटरी चार्जर में इनपुट के रूप में आई, तो एसी की तरफ तो कुछ होता नहीं है, उसका इफेक्ट डीसी की तरफ जाता है, तो चार्जर को ज्यादा नुकसान नहीं होगा, लेकिन वो हम लोग को उतनी समय कम समय में स्पाइक से हम लोग का डीसी डीसी कन्वर्टर का कार्ड या पावर सप्लाई कार्ड को डैमेज कर देगा। तो इसलिए हम लोगों को विशेष ये चीज ध्यान रखनी है कि कोशिश यही करनी है कि बैटरी चार्जर को अवॉइड करना है। ये जितने भी डिजिटल इक्विपमेंट है इसमें कम्युनिकेशन केबल का बहुत बड़ा रोल होता है, चाहे ओएफसी के साथ हो, चाहे उस ओएफसी में तो बहुत ही अच्छा लॉस है ही नहीं है। लेकिन अगर क्वाड केबल के लिए आपको देखना हो, टेलीकॉम केबल का फेलियर लग रहा हो आपको, तो क्या क्या देखोगे आप लोग? आपको टीसीआई के साथ भेज दिया जाए कि भाई अब टेलीकॉम केबल चेक करनी, तो कोई 2-3 चीजें आप लोग जो स्पेशली देखोगे, कोई बता सकता है क्या देखो? टेलीकॉम के रिपीटर सर से उसके रिपीटर आप देखो। उसका केबल का वो लूप रेजिस्टेंस चेक करते हैं, डीबी लॉस चेक करते हैं। लूप और रेजिस्टेंस कितना होना चाहिए? लूप रेजिस्टेंस कितना होना चाहिए, तो आप कितना मान के चलोगे कि हमें इतना मिल जाएगा तो अच्छा है, उससे कम है तो इसका मतलब गड़बड़ है। 56 ओम पर किलोमीटर के हिसाब से होता है सर ये क्वाड केबल का लूप रेजिस्टेंस। हाँ तो ठीक है, 56, वेरी गुड, बिल्कुल सही बताया आपने। और डीबी लॉस, डीबी लॉस तो हर उसका अलग अलग हो गया, चलिए डिजिटल के लिए ही माइनस इम्पोर्टेंट है। 10 और -10 डीबी लॉस लेते हैं हम एसएडीएसी के लिए। और हाँ, और उसके अलावा ये 2 चीजें हो गई। करते हैं उसमें शोर वगैरह तो नहीं है केबल में, टोन्स। अच्छा, अर्थ के साथ नहीं देखते आप लोग? अर्थ के साथ चेक करते हैं जी। हाँ, मेन अर्थ के साथ इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर अर्थ के साथ वो 5 से कम है, 5 मेगा से कम है, तो वो सिस्टम को चलने नहीं देगी महीने, मतलब महीने क्या, महीने 24 घंटे में एक बार फेल होगा, 2 दिन में एक बार फेल होगा। जैसे अर्थ में इस जीरो होगा फिर से ऊपर ठीक हो जाएगा। क्योंकि टेलीकॉम केबल के साथ, क्वाड केबल के साथ समस्या ये है कि इमरजेंसी सॉकेट की वजह से हर 1 किलोमीटर पे इनके जॉइंट होते हैं, वो जॉइंट इनके खराब होते रहते हैं। मतलब जैसे इनके मान लो 25 जॉइंट हैं, तो जब क्वाड केबल का इंसुलेशन खराब हो जाता है तो 25 में से कोई 5 ठीक कर देंगे, ठीक है, फिर काम चलता रहेगा, फिर 6 महीने बाद फिर समस्या आई तो फिर कोई 5 ठीक कर दिए, तो ये इस तरह से कभी ये 25 नहीं अटेंड करते। उससे क्या होगा कि 5 ठीक करे, लेकिन बाकी 20 फिर कुछ दिन बाद करने लगे, तो इस तरह से इनका ढलना चलता रहता है। तो इस वजह से बरसात में मैंने कोशिश करी है कि नेटवर्क प्रॉब्लम तो चल रही सर, कैसे आवाज कम आ होगा, रही ये ये जॉइंट का समस्या, ये लोग इनका जॉइंट हम लोगों को ठीक से करा लेना चाहिए। मतलब टेलीकॉम डिपार्टमेंट से जॉइंट उनके रीजॉइंट करा लेना चाहिए किट के माध्यम से, ये हम लोगों को कोशिश करनी चाहिए। सर एक बार वैल्यू दोबारा बता देना सर, उसकी क्या क्या रहनी चाहिए। चलो अभी लूप अब रख। नेक्स्ट नेक्स्ट क्लास चालू करेंगे 10:45 से, तब फिर उसमें यही से चालू कर देंगे, ठीक है। ठीक है सर।
जनरल मेंटेनेंस बता देते हैं, फिर आपकी आवाज नहीं आ रही है सर, आवाज में प्रॉब्लम है। सर एक बार वो वैल्यू बता देते सर, कितनी कितनी होनी चाहिए उसकी। अच्छा हाँ अभी बताते हैं। अच्छा अब आवाज सुनाई दी आपको? ब्रेक हो रही है सर वॉइस। घर पे नेटवर्क का समस्या रहती है। अब सुनाई दिया? हाँ अब आ रही है सर। ठीक है, चलिए देखिए, जो जैसे आपका 5 किलोमीटर का ब्लॉक सेक्शन है, तो 5 किलोमीटर के ब्लॉक सेक्शन में आपको लूप रेजिस्टेंस मल्टीप्लाई कर लेना, मतलब पर ओम पर किलोमीटर। मतलब 5 किलोमीटर का है तो आप 56 के साथ सर वॉइस मल्टीप्लाई बाय। हाँ 1 मिनट, एक कॉल आ गई अभी, 1 मिनट। अच्छा अब हाँ आवाज सुनाई दे रही है आप लोगों को? आ रही है हेलो? सर। अच्छा आ रही है। आ रही सर। हाँ तो देखिए, इसमें ऐसा होता है कि 56 ओम है, अगर 5 किलोमीटर का सेक्शन है तो 5 इंटू 56 कर लेंगे, जितना आएगा लूप रेजिस्टेंस उससे कम नहीं होना चाहिए। ठीक है। अब उसके बाद सेकेंडरी है डीबी लॉस। अगर आपका डाटा कम्युनिकेशन आती तो उस केस में आपका डीबी लॉस ही आवश्यक हो जाता है, जैसे -10 के आसपास बताया, वही हम लोग उसमें देख लेते हैं कि कितना हमको मिल रहा है। बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि उससे डाटा करप्ट होता है, और करप्ट होने के चांसेस कम होते हैं हम लोग के उसमें, अगर देखा जाए तो। मेन समस्या होती है अर्थ के साथ रेजिस्टेंस, वो कम से कम 5 होना चाहिए। जो हो सकता है आप चेक करो तो किसी कंडक्टर का 2 ओम निकले, किसी का 1 निकले, किसी का 0.5 निकले, तो वो आप कोशिश करो कि 5 से ऊपर हो। तो फिर वो सीजन, मतलब आप अगर अप्रैल में जून में देख लोगे 5 मेगा ओम से ज्यादा है, तो मान लो कि उस सीजन में क्वाड केबल के फेलियर्स नहीं होंगे। अगर 10 के आसपास मिल जाता है आपको, तो वैसे तो 10 होना चाहिए हम लोग के इंस्टॉलेशन के हिसाब से, लेकिन चलो 5 तक भी है तो भी बेटर है। लेकिन उसमें क्या होता है, कई बार इनके जॉइंट जो है टच करते रहते, मतलब जब आप चेक करोगे तो ठीक मिलेगा, लेकिन रात में मॉइस्चर के समय वो डिस्कनेक्ट हो जाएंगे, हाई रेजिस्टेंस आएंगे, फिर सुबह सुबह ठीक हो जाएंगे। तो उस केस में इनके जॉइंटी को दिखाना पड़ता है, जब रात में ही फेलियर स्पेशली होते। तो ये 3 चीजें हमारे हिसाब से देखते रहना चाहिए। और पावर सप्लाई का आपको बता ही दिया कि पावर सप्लाई का आउटपुट वोल्टेज विद इन द लिमिट
होने चाहिए, विपर्स भी होना चाहिए, बैटरी शुड बी पीरियडिकली मेंटेन होनी चाहिए। अगर आपने बैटरी लगा रखी है, आईपीएस लगा रखा है, तो जाहिर सी बात आपको ये नहीं करना है। योर प्रेशराइज सिस्टम must have a separate earthing, should be not be maintained on regular interval। मेंटेनेंस फ्री अर्थ होनी चाहिए और 2 ओम से उसका अर्थ रेजिस्टेंस कम होना चाहिए। मतलब मेंटेनेंस फ्री वाली आप लगाओगे तो लेस देन 1 ओम वाली ही आप लगाओगे। इसमें सब मेंटेनेंस फ्री अर्थ ही हम लोग लगाते हैं। जितने भी डिजिटल सर्किट्स हैं सब पे हम लोग जो अर्थिंग का यूज करते हैं वो मेंटेनेंस फ्री वाला यूज करते हैं। अगर इन केस ऑफ कोड एंड सिस्टम इज वर्किंग इनटू, मतलब किसी एक में सीपीयू है जो 2 आउट ऑफ 3 इंस्टॉलेशन पे काम करते हैं, लेकिन किसी एक में एरर शो कर रहा है, बाकी दोनों ठीक चल रहे हैं, तो इसका मतलब उस पर्टिकुलर सीपीयू में कोई प्रॉब्लम है जिसकी वजह से वो एरर जनरेट कर दे रहा है बार बार, या सिस्टम को नहीं चलने दे रहा है। तो उसके लिए हम लोग डिस्कनेक्शन लेकर उस सीपीयू को निकाल के रिप्लग करेंगे। अगर फिर भी नहीं ठीक होता तो रिप्लेस करने के लिए इंतजाम करेंगे, या कहीं से स्पेयर ला के उसको रिप्लेस करेंगे। लेकिन डिस्कनेक्शन इसलिए लेंगे क्योंकि 2 आउट ऑफ 3 कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से सिस्टम तो हम लोग का प्रॉपर चलता रहेगा। जब तक एक सीपीयू खराब है, सिस्टम को चलने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसीलिए जब हमें उसको निकाल के देखना होगा तब जो है बंद करके करेंगे, तो बंद करने में बाकी दोनों जो सीपीयू सही है वो भी बंद हो जाएंगे। इस वजह से गाड़ियां मतलब सिस्टम फेल हो जाएगा, हम लोग का यूएफएसबीआई उस समय फेल हो जाएगा। तो इस वजह से हम लोग को डिस्कनेक्शन लेके ही करना चाहिए। अब क्या होता है कि नाइट में अगर सिंगल सीपीयू का एरर आता है तो रात भर कंट्रोलर हम लोग को डिस्कनेक्शन ही नहीं देता, बैठे रहते हैं हम लोग। क्यों? क्योंकि वो सोचता है गाड़ी की पंचिंग सब निकल जाए तब उसके बाद देंगे, पता नहीं उसके बाद इनसे रीसेट हो पाए या ना हो पाए, या सिस्टम नॉर्मल हो पाए या ना हो पाए। तो इसलिए अगर 2 चल रहे हो और एक पे सिंगल हो तो उसको आप अच्छा मार्जिन हो तभी आप उसको चेक करने की कोशिश करें, अदरवाइज चल लेने, क्योंकि गाड़ियां प्रॉपर चलती जाएंगी तो कोई समस्या नहीं होगी। जब ठीक ठाक मार्जिन हो, प्रॉपर डिस्ट्रक्शन हो, तभी जो खराब है उसको चेक करने की कोशिश करें। देयर इज एनी लूजली कनेक्टेड रीसेटिंग सर्किट, ऑटो रीसेट सर्किट है, जाहिर सी बात है इसमें तो जब भी आप पावर सप्लाई पिक होगी, ऐसा कुछ होगा, कुछ फेलियर होगा, या कार्ड रिप्लग करने के बाद सिस्टम माउंट करोगे तो आपको रीसेट नहीं करना, अपने आप ही स्वतः ये रीसेट हो जाएगा, ऑटोमेटिक रूप से रीसेट हो जाएगा। सिंगल कोई सीपीयू खराब होगा तो उसका इंडिकेशन आएगा, कोई एक डीसी डीसी कन्वर्टर का पावर सप्लाई का में से गड़बड़ करेगा या खराब होगा तो उसका भी इंडिकेशन इंडिविजुअल आएगा अलार्म पैनल पे। और अगर लिंक फेल हो जाएगा, बीच का कम्युनिकेशन फेल हो जाएगा, दोनों के बीच का, दोनों ही चीजों के बीच का, केस में भी इसमें इंडिकेशन आएगा, विथ अलार्म के साथ इंडिकेशन आएगा। डीसी डीसी कन्वर्टर का आउटपुट हमें फिक्स है, उसमें हमें कोई चेंज या कुछ नहीं करना है। आउटपुट का रेंज जो भी कंपनी प्रिस्क्राइब कर देगी हमें उसमें कुछ भी नहीं करना है, हमें केवल आउटपुट की रेंज को मेंटेन करके रखना है। अब ये चीज तो हो गई इसके साथ ये, ठीक है। अब अब आपको सर्किट के विषय में बताते हैं, ठीक है। किसी को कुछ पूछना हो तो बीच में बोलते जाइए। थोड़ा सा ये नेट की समस्या रहती है, ये सॉफ्टवेयर भी बहुत अच्छा नहीं चल पाता है। सर ये एसटीटीसी का अपना है क्या ये?
हाँ, अब ये देखिए, मान लो हमें, सपोज कर लो एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन को गाड़ी हमको सेंड करनी है, ठीक है। उसको हम लोग एक कंसीडर करके रखते हैं। तो नॉर्मली कौन कौन सी विले उस स्टेशन पे पिकअप होंगी, हम लोग यहाँ पे ये देख के चलते हैं। तो सेंडिंग स्टेशन पे कौन सी दो मेन विले हम लोगों को चाहिए जो पिकअप होनी चाहिए, ASGNCR पिकअप होनी चाहिए, AJTR पिकअप होनी चाहिए। रिसीविंग स्टेशन पे ये सारी विले हम लोगों की पिकअप होनी चाहिए, BTSR होम का और होम नॉर्मल होना चाहिए, AJTR तो दोनों तरफ से कॉमन का इंडिकेशन, ये भी चीजें उसमें होनी चाहिए। जाहिर नॉन कोऑपरेटिव है, नॉन कोऑपरेटिव का मतलब क्या हो गया कि स्टेशन मास्टर अपना बटन दबाएगा सेंडिंग स्टेशन, और उसको बेल और TDT बटन दबाएगा और लाइन क्लियर उसको हमें मिल जाएगी। ऐसा ही है ना, बीच में आपको कोई डाउट हो पूछते जाना, ठीक है। अब जब वो दोनों बटन दबाएगा तो उसके यहाँ क्या होगा, बेल वाली बटन BPNR का होगी, आप लोगों को स्क्रीन दिखाई दे रही होगी, थोड़ा सा जूम कर दिया हमने इसी वजह से। बेल बटन दबाएगा उससे BPNR पिकअप होगी, और TGT बटन दबाएगा उससे TGTNR, दो रिले हम लोग यहाँ पिकअप होंगी। दोनों रिले पिकअप होने के बाद क्या होगा, इस स्टेशन पे क्या होगा, सबसे पहले होगा TCF XR रिले पिकअप होगी। TCF XR रिले पिकअप होगी, इधर TGTXR पिकअप होगी, एक्चुअली में TGTXR, हाँ, पहले इधर TGTXR पिकअप होगी, इसके उससे पिकअप कॉन्टेक्ट से इधर जो है TCF XR रिले पहले पिकअप होगी रिसीविंग स्टेशन पे। दोनों का हैंडी इंस्ट्रूमेंट की कंडीशन, लाइन इधर सेंडिंग वाले की ट्रेन गोइंग टू हो जाएगी और उसकी ट्रेन कमिंग फ्रॉम होगी। अभी हमने बटन दबा रखा है प्रेस कंडीशन पे, जब तक फाइनल रिले नहीं आएगी तब तक समस्या, तब तक मतलब प्रॉपर, जब तक लाइन क्लियर नहीं आएगा, जैसे आप बटन छोड़ोगे वापस लाइन क्लोज पे आ जाएगा, अगर सभी सीक्वेंस कंप्लीट नहीं हुआ तो। अब TCF XR पिकअप होने के बाद TCFR ऑपरेट हो जाएगी और लैच हो जाएगी, एंड लैचेस प्रोवाइडेड द कंडीशन फॉर ग्रांटिंग लाइन क्लियर एग्जिस्ट। अब जैसे TCFR पिकअप होकर लैच हो जाएगी, यहाँ पर भी रिसीविंग स्टेशन पे भी ट्रेन कमिंग फ्रॉम का इंडिकेशन आ जाएगा और ट्रेन गोइंग लाइन कोर्स का इंडिकेशन चला जाएगा। अब क्या हुआ, फिर से एक बार बता देते हैं। स्टेशन मास्टर, सेंडिंग स्टेशन मास्टर ने बेल और TGT बटन को प्रेस किया, उससे BPNR उसकी बेल वाली बटन रिले पिकअप हुई, और TGT बटन से TGTNR रिले पिकअप हुई। TGTNR पिकअप होना बेल बटन से, यहाँ पे TGTXR रिले पिकअप हुई सेंडिंग स्टेशन पे ही। TGTXR के माध्यम से इंफॉर्मेशन गई दूसरे स्टेशन को मक्स के माध्यम से, तो वहां पे TCF XR पिकअप हुई, और TCF XR पिकअप होने के बाद वहाँ होम सिग्नल के वो सब कुछ अगर नॉर्मल है, ट्रैक वगैरह जो भी उसको कंडीशंस चाहिए, तो TCFR पिकअप होके मैकेनिकली लैच हो गई। मैकेनिकली लैच हो गई तो वहां पे भी इंडिकेशन हम लोगों के बदल गए, मतलब ट्रेन कमिंग फ्रॉम हो गया लाइन क्लोज से। अब इधर क्या होगा, TCFR पिकअप होने के बाद यहाँ पे क्या होगा, TGTYR पिकअप, TGTYR पिकअप हो जाएगी, और TGTZR जो नॉर्मल मतलब लाइन क्लियर नहीं ले रखा गया है, तो उस समय TGTZR पिकअप रहती, जैसे ही लाइन क्लियर मिल जाता है वैसे ही ये ड्रॉप हो जाती है। तो TGTZR ड्रॉप होगी और TGTR पिकअप होगी, ये भी मैकेनिकली लैच हो जाएगी। जब ये मैकेनिकली लैच हो जाएगी तो फिर से TGTXR का काम खत्म, वो भी ड्रॉप हो जाएगी। अब यहाँ पे भी लाइन क्लोज से लाइन क्लियर की तरफ इंडिकेशन चला जाएगा। अब इसमें अभी तक किसी को कोई डाउट हो पूछो, नहीं फिर आगे चले। ये सर ऊपर TGTYR है, फिर ये TGTXR हो गया नीचे। हाँ, ये अरे वही वो इतनी इतनी विले हैं, इसमें बहुत सारी विले बना दी इन्होंने। कोडिंग विले है, कोड रिसीव विले है, इस तरह से नाम है उनके सबके। आप जो विले का नॉमेनक्लेचर पढ़ोगे ना, तो सब विले यूज की गई है, इसमें नंबर ऑफ विलेज बहुत बढ़ा दी। वो अलग ही अलग है, एक ही नहीं है, वो अलग अलग है दोनों। TGTYR और TGT, वो कोड जनरेट वाली विले, वो कोड रिसीव वाली विले, मतलब उधर से स्लॉट मिल गया TGTYR का मतलब, TGTYR का मतलब स्लॉट उसको मिल गया,
कि उधर TCFR पिकअप हो गई, उसके बाद ये पिकअप होगी, कोड रिसीविंग भी ले, वो कोड जनरेटिंग भी ले। और TGT ZR मतलब जब नॉर्मल होगा तब पिकअप होगी, जैसे लाइन क्लियर मिल जाएगा वैसे ही ड्रॉप हो जाएगी। तो मतलब तीनों विले अलग अलग हैं, एक मत समझो, वो तीनों ही अलग अलग है। इसमें बहुत इस तरह की विले बना रखी। और किसी को कुछ पूछना हो, नहीं फिर आगे चले इसी में। चलिए फिर, अब लाइन क्लियर हो गया, अब ट्रेन गोइंग टू भी हो गया। तो अब स्टेशन मास्टर क्या करेगा? एडवांस स्टार्टर सिग्नल कैन बी टेकन ऑफ बाय द SM कंट्रोल। स्टेशन मास्टर अपना जो है, थोड़ा सा, स्टेशन मास्टर अपना एडवांस स्टार्टर को डाउन करेगा। लाइन क्लियर मिल गया, ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट का काम खत्म। अब स्टेशन मास्टर जो है अपना एडवांस स्टार्टर को डाउन करेगा। तो पैनल पे जाके वो रूट इनिशिएशन करेगा। रूट इनिशिएशन करने के बाद ही ASGNCR उसकी ड्रॉप हो जाएगी। मतलब एडवांस स्टार्टर नॉर्मल जो SNK टाइप का समझ सकते हो, ASGNCR नॉर्मली पिकअप रहेगी जब एडवांस स्टार्टर नॉर्मल रहेगा, मतलब डाउन नहीं रहेगा, नॉर्मल RVCR जल रहा होगा, ट्रैक वगैरह क्लियर होंगे। जैसे वो पैनल से रूट इनिशिएशन करेगा, ASGNCR ड्रॉप हो जाएगी। और ASDR जैसे BPSC में फाइनल विले पिकअप होती, वैसे इसमें ASCR विले पिकअप हो जाएगी। और SNK का इंडिकेशन भी चला जाएगा, मतलब एडवांस स्टार्टर डाउन हो गया हम लोगों का। और LSS एडवांस स्टार्टर ग्रीन हो जाएगा। अब एडवांस स्टार्टर ग्रीन होने के बाद ट्रेन प्लेटफॉर्म से चल देगी, मतलब स्टार्टर भी डाउन कर दोगे, स्टार्टर क्रॉस करेगी, फिर एडवांस स्टार्टर क्रॉस करके जैसे ही वो एडवांस स्टार्टर के ट्रैक पे और SSDAC या UAC जो भी लगा रखा है उसकी डिवाइस पे जाएगी, तो क्या होगा? ट्रेन इंटर्स इन ब्लॉक सेक्शन। ASCR भी ड्रॉप हो जाएगी, AZTR भी ड्रॉप हो जाएगा जैसे उस डिवाइस पे काउंटिंग चालू हो जाएगी। और BTSR भी ड्रॉप हो जाएगी, जो वन लाइन क्लियर वन ट्रेन वाली रिले है वो भी पुनः से फिर से ड्रॉप हो जाएगी। ये हो गया जब गाड़ी ब्लॉक सेक्शन पे इंटर हो गई तब ये रिले हो गई। अब गाड़ी ब्लॉक सेक्शन पे इंटर हो गई तो अब सेंडिंग स्टेशन का काम खत्म। अब जो आगे की कार्रवाई करनी है वो रिसीविंग स्टेशन को करनी है। यहाँ तक किसी को कुछ पूछना हो तो पूछे, नहीं तो फिर अब सेंडिंग स्टेशन पे हम लोग चले। वहां पे अभी कुछ नहीं होगा, ब्लॉक सेक्शन पे इंटर होने पे केवल AZTR वगैरह ड्रॉप होगी और शायद कुछ नहीं होगा। AZTR और BTSR दोनों ड्रॉप हुई, बस और कुछ नहीं हुआ जब ट्रेन ब्लॉक सेक्शन पे इंटर हुई तो। और ये जो AZTR रिले होती है ये तो रिसीविंग स्टेशन पे होती है। हाँ, दोनों स्टेशन पे होती है। उसका रिपीटर आता है यहाँ पे तो सेंडिंग स्टेशन पे। अरे देखो, SSDAC तुमने लगाया, मान लो एक सेक्शन कंसीडर कर लो, तुमने एक स्टेशन पे लगाया, SSDAC का सेट लगाया, तो एंट्री यूनिट पे एक वाइटल रिले VR पिकअप होगी, एक एग्जिट पे VR पिकअप होगी। तो जो एंट्री पे VR पिकअप होगी उसके पिकअप कॉन्टेक्ट से उस स्टेशन पे हम एक AZTR पिकअप करा देंगे। इसी तरह जो एग्जिट पे VR एक पिकअप होगी, वो एग्जिट के उसके पिकअप कॉन्टेक्ट से एक एग्जिट वाले, मतलब उसी स्टेशन पे जहाँ पे एग्जिट डिवाइस है वहां पे एक्सेल AZTR पिकअप करा देंगे। तो दोनों के अलग अलग हो गए, लेकिन SSDAC तो एक ही हुआ ना दोनों का, वही काम इसमें कर रखा है, इसमें कुछ अलग नहीं है, वही चीज है बस। क्योंकि SSDAC फेल होगा तो दोनों एक साथ फेल होंगी, गाड़ी इंटर होगी तो दोनों फेल होंगे, जब क्लियर होगा तो दोनों एक साथ क्लियर होंगे। जैसे VR पिकअप होगी दोनों AZTR पिकअप हो जाएंगे, जैसे VR ड्रॉप होगी दोनों AZTR एक साथ ड्रॉप हो जाएंगे। तो सर ये VR रिले दोनों उस पे होती है स्टेशन पे, सेंडिंग पे भी और रिसीविंग पे भी। SSDAC में क्या होता है? SSDAC पे जितनी यूनिट लगाओगे दोनों स्टेशन पे VR बॉक्स होता है कि नहीं होता है? ब्लॉक सेक्शन वाला देखो तुम, ब्लॉक सेक्शन वाला, ठीक है सर। रिले ड्राइवर कार्ड दोनों में होता है ना। जितना इक्विपमेंट पहले स्टेशन पे रहेगा उतना ही इक्विपमेंट दूसरे स्टेशन पे भी रहेगा ना सर। बस 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 बस।
SHDAC अभी तुम्हारा बर्थिंग कहीं पे भी लगा होगा तो देखा होगा दोनों पे वाइटल रिले होती है। अगर बर्थिंग पे है तो उन्होंने क्या किया होगा, दोनों को सीरीज बना के फाइनल पिकअप करा दिया होगा, बर्थिंग है उस पे लगा रखा होगा। तो ब्लॉक सेक्शन पे दोनों इक्विपमेंट अलग अलग होते हैं तो कोई मतलब ही नहीं होता कुछ करने। बस रिले का कम्युनिकेशन होता है सर दोनों का। बस सर्किट बस 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 सर्किट बस उसी हिसाब से सर्किट को तैयार किया जाता है। कि कहाँ हम उसको लगा हुए उस हिसाब से। आगे चले या किसी को और कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए। चलिए आगे चलते हैं। अब गाड़ी हम लोगों के ब्लॉक सेक्शन में इंटर हो गई, ठीक है। अब जाहिर सी बात है अगला काम अब कौन करेगा। अब ब्लॉक सेक्शन में इंटर होने के बाद बजर आएगा, इंडिकेशन आ जाएगा ट्रेन ऑन लाइन का। तो दोनों तरफ एक्नॉलेज कर लेंगे कि मतलब सेंडिंग स्टेशन के की गाड़ी ब्लॉक सेक्शन में इंटर हो गई, वो एक्नॉलेज कर लेगा, उसका इंडिकेशन होगा। और रिसीविंग स्टेशन के पास भी बजर एक्नॉलेजमेंट आएगा कि गाड़ी ब्लॉक सेक्शन में इंटर हो गई, कर लेगा। एक कॉल आ भैया, अभी बाद में बात है। तो अब इस सेक्शन बजर एक्नॉलेज GNCR SNK विस्टोर सिग्नल कंट्रोल टू नॉर्मल। कहाँ थे हम लोग। हाँ अच्छा, लाइन है, हाँ इधर आएंगे हम। GNCR इधर भी डाउन हो गए। अब ट्रेन रिसीव्ड बाय रिवर्सिंग द होम सिग्नल। अब गाड़ी ब्लॉक सेक्शन के बाद अगले स्टेशन पे गाड़ी पहुंच गई। बाकी ये लिखा हुआ कि ट्रेन ऑनलाइन होगा, ये सारी चीजें इसमें लिखी हुई हैं। अब क्या होगा, ट्रेन इज रिसीव्ड बाय रिवर्सिंग द होम सिग्नल लीवर। ट्रेन लेने के लिए रिसेप्शन करने के लिए होम सिग्नल डाउन करना पड़ेगा उसको। तो वही उसने अपना होम सिग्नल डाउन किया। होम सिग्नल डाउन करने के बाद जो भी एक्टिविटीज होगी अब रिसीविंग स्टेशन पे होगी। सेंडिंग पे देखे कुछ भी नहीं, इधर देखे सेंडिंग पे कुछ भी नहीं है, सब कुछ एक्टिविटीज इधर रिसीविंग स्टेशन पे है। होम सिग्नल डाउन कर दिया। AIGNCR मतलब होम सिग्नल नॉर्मल वाली विलेट ड्रॉप हो गई फिर से। अब की होम सिग्नल नॉर्मल है। उसके बाद गाड़ी होम सिग्नल से अंदर आएगी, पहले ट्रैक पे आएगी तो होम का पहला ट्रैक ड्रॉप होगा, दूसरा वाला HSATPR ड्रॉप हुआ, पहला ATPR दूसरा BTPR। तो ATPR ड्रॉप है तो उसमें क्या कौन सी विलेट पिकअप होगी, TAR1। दो TAR1 TAR2 बना रखी है, जैसे UIR1 R2 होता है उसी तरह से इसमें नाम रख दिया गया, इन्होंने TAR1 TAR2 कर दिया। पिकअप हो गई पहले ट्रैक पे आने पे और अपने पास से स्टिक हो गई। फिर जब B पे आई तो पहला क्लियर कर दिया, मतलब सीक्वेंशियल एक तरह से आप कह सकते हो, जैसे UIR1 R2 होता है। दूसरे ट्रैक पे आई, पहला क्लियर कर दिया तो TAR2 पिकअप हो जाएगा और अपने कॉन्टेक्ट से स्टिक हो जाएगा। जैसे TAR2 पिकअप हो जाएगा, TAR1 की अब हमें जरूरत नहीं, फाइनल रिले हमारी TAR2 हो जाएगी। अब TAR2 पिकअप होने का मतलब हो गया कि दूसरा ट्रैक भी क्लियर हो गया। तो दूसरा ट्रैक जब दूसरा ट्रैक क्लियर हो जाएगा उसके आगे तो TAR1 गिर जाएगी और TAR2 पिकअप आएगी। और जैसे दूसरे ट्रैक पे ही हम लोगों ने डिवाइस भी बांध रखी होगी SHDAC की, तो ट्रैक क्लियर होने का मतलब गाड़ी डिवाइस को क्लियर करके आगे निकल गई है, तो हम लोग का HZTR भी पिकअप हो जाएगा। सेक्शन मतलब नॉर्मल का इंडिकेशन आ जाएगा। और उस केस में क्या होगा, FR1 FR2 उस समय तक फ्लैश करेंगे जब तक मतलब उस पे TCF और उधर सेंडिंग पे TGT फ्लैश करेगा जब तक लाइन क्लोज पे नहीं जाएगा। जैसे ही एक्सेल काउंटर क्लियर हो जाएगा और TR2 पिकअप हो जाएगा, पैनल पे फ्लैशिंग चालू हो जाएगी। कौन सी फ्लैशिंग, ट्रेन ऑनलाइन की फ्लैशिंग चालू हो जाएगी दोनों स्टेशन पे। और ट्रेन ऑनलाइन फ्लैशिंग होने के बाद क्या हो जाएगा, फ्लैश के बाद ट्रेन ऑनलाइन की फ्लैशिंग चालू हो जाएगी। अब क्या होगा, AGTR इधर भी पिकअप हो गया, इधर भी फ्लैशिंग चालू हो गई। अब क्या होगा, अब जो होम सिग्नल क्लियर कर गई, होम के दोनों से वो भी क्लियर कर गई, तो होम का RVCR जल गया होगा जैसे ही अंदर आ गए। तो HSGNCR भी हम लोगों का पिकअप हो जाएगा फिर से, मतलब फिर से HSGNCR मतलब होम सिग्नल नॉर्मल वाला रिले पिकअप हो गया। उसके बाद क्या होगा, वेट फॉर TGTZR पिकअप। TGTZR pickups and on pickups declared
तो जो अभी उस समय हमने क्वेश्चन बताया था आपको कि TCF ZR और TGT ZR ये दोनों विले हैं जो इसके R1 R2 से तो ये पिकअप होगी। अब जब R3 R4 में सप्लाई आएगी तो ये डीक्लच होगी ये विले। इसमें R1 R2 R3 R4 दोनों होते, मतलब चारों कॉइल के लिए होते हैं। तो अगर R1 R2 से हो पे सप्लाई आएगी तो ये लैच होगी, और डी लैच कब होगी, जब इसके हम R3 R4 पे सप्लाई देंगे। तो जैसे TGTR पिकअप होगा वापस नॉर्मल वाले, वैसे ही TCFR भी डीक्लच हो जाएगा, और वैसे इस पे ये TGTR भी डिक्लच हो जाएगा। जैसे ही देखो TGTZR पिकअप हुआ, TGTR भी डिक्लच हो गया। तो इस तरह से दोनों को डिक्लच करने में कौन सा रिले का काम है, ZR वाली जो रिले है। TZR डिक्लच करेगा TGTR को। और इधर लिखा गलत हुआ है थोड़ा सा, ये TGTCR है, TCTZR है, TCTZR है शायद ये। वो इसको डिक्लच करेगा TCFR को। तो इस तरह से दोनों डिक्लच हो जाएंगे, मतलब इसके पिकअप कॉन्टेक्ट से। ये शुरुआत में देखो ड्रॉप भी हुआ होगा जब हुआ होगा TCFZR उस पेज में होगा। TCFXR TCF वो नहीं होता, TCF वो नहीं होता, TCF ZR नहीं होता, TGT ZR भी कभी कभी लगती दोनों तरफ, वही उसको दोनों तरफ को डिक्लच करती है, वो उसको दोनों तरफ को डिक्लच करती है। तो इस तरह से देखो एक गाड़ी चलाई हम लोगों ने, और दूसरे स्टेशन, दोनों स्टेशनों पे वो इस तरह से पहुंच गई, और उस सर्किट को नॉर्मल कर दिया उसने। अब इसमें किसी को कोई डाउट हो, पूछना हो तो पूछ लीजिए। एक ट्रेन चलाई, दूसरे स्टेशन पे वो कंप्लीट पहुंच गई, और किस किस तरह से रिले का सीक्वेंस हुआ कि फेलियर के समय आपको देखना कि अगर लाइन क्लियर नहीं मिल रहा तो हमें क्या देखना है, पहले लाइन क्लियर नहीं मिल रहा तो पहले हमें TGT XR देखना इधर पिकअप हुई कि नहीं। अगर इधर TGT XR पिकअप हो गई तो उधर देखना रिसीविंग पे TCF XR हुई कि नहीं। अगर TCF XR भी पिकअप है तो देखना कि TCFR पिकअप होकर लैच हुई कि नहीं हुई। अगर TCFR भी पिकअप होकर लैच हो गई है तो इसका मतलब इधर TGTZR ड्रॉप होना चाहिए, और उसके बाद हम लोग की TGTR लैच होनी चाहिए। तो इस सीक्वेंस में हम लोग इसको देखेंगे कि ये हुआ कि नहीं हुआ। अगर गाड़ी कंप्लीट आ गई, उसकी फ्लैशिंग ही चल रही, नॉर्मल नहीं हुआ, तो उस केस में हमें देखना कि वो डीक्लच कौन सा नहीं हुआ, TCFR डीक्लच नहीं हुआ कि TGTR डीक्लच नहीं हुआ। अगर दोनों डीक्लच नहीं हुआ तो फिर हमें देखना पड़ेगा कि TGTZR पिकअप हुआ कि नहीं। TGTZR एक्चुअली में सर्किट नहीं, कार्ड के माध्यम से पिकअप होता है। जैसे उधर कंप्लीट हो जाता है, वो कार्ड के माध्यम से उसका सप्लाई R1 R2 को आती है, कार्ड से आती है डायरेक्ट सप्लाई, आउटपुट कार्ड से। तो इसलिए उसका कोई सर्किट नहीं है, वो डायरेक्ट कार्ड से पिकअप हो जाती है। जैसे उधर कंप्लीट अराइवल हो जाएगा, वैसे वो कार्ड TR2 और AJTR पिकअप होते ही उसमें कार्ड के माध्यम से उसकी सप्लाई आ जाती, कार्ड के माध्यम से पिकअप हो जाती है, और फिर वो इन दोनों रिले को डीक्लच कर देती है। तो बताइए किसी को कुछ पूछना हो। और देखते हैं क्या चीज है बताने लायक। ये चीज थोड़ा सा बता देते, जैसे आप किसी ने क्वेश्चन पूछा था हमसे कि
इनपुट कार्ड का क्या सीक्वेंस होगा, जैसे डाटा लगा में पी वार्ड है, ये इधर की तरफ लेफ्ट साइड के वायर आपके लगे हुए हैं, इनपुट कार्ड को गए हुए हैं। इसके राइट साइड में देखिए भागो टर्मिनल खाली किया हुआ है। तो ये खाली का मतलब इधर जो हम 1 2 पे लगा देंगे, जिस रिले का कांटेक्ट हम 1 2 पे दे देंगे, वही रिले जो है इसका इनपुट कार्ड का एक नंबर रिले हो जाएगा। जीएनसीआर दे दिया, मान लो बीपीएनआर दे दिया तो बीपीएनआर हो गया। 2 पे 3 और 4 पे टीजीटीएनआर दे दिया तो टीजीटीएनआर हो जाएगा। तो उस तरह से वही इनपुट होता चला जाएगा। और एक चीज, अगर आपने एक एक ये देखे बीच में जंपर ऐसे कुछ लगे हुए, इससे ज्यादा जूम नहीं हो रहा, देखे ऊपर जगह बीच में खाली है, बीच में नीचे कुछ देखे स्लेटी कलर का लगा हुआ है, नीचे लगा हुआ दिख रहा है आप लोगों को, ऊपर जगह खाली दिख रहा है, बीच फिर नीचे की तरफ लगा हुआ हाँ बीच सर में। दिख रहा है, तो लंबा वो, सा है ना सर, ऊपर से नीचे। हाँ ऊपर से नीचे तक लंबा, लेकिन ऊपर बीच में जगह खाली, नीचे कुछ देखे उसी सेम कलर का कुछ लगा हुआ है, वो एक तरह हाँ का सर। जंपर लगा सब हुआ लगा है हुआ है ऐसा। बीच में। हाँ तो ऐसा है इसमें, जैसे 16 रिले की इंफॉर्मेशन हम भेज सकते हैं, हमें मान लो 10 की नहीं, 6 की जरूरत ही नहीं है, तो 6 हमारे स्पेयर हो जाएंगे। तो 6 स्पेयर होकर उनको हम खाली नहीं छोड़ सकते, उसको हमें बैक कांटेक्ट की तरह सेंस कराना पड़ेगा कि मतलब वो हमेशा बैक ही बना हुआ है। तो एक जंपर जो नीचे लगा हुआ है, तो इस तरह से एक जंपर होता है, वो हम लगा देंगे। इसका मतलब ये हो जाएगा कि ये कांटेक्ट, मान लीजिए 10 16 में से आपने 10 यूज किए, तो 6 जो स्पेयर है, 6 पे हम ये जंपर लगा देंगे जो नीचे की तरफ लगा हुआ आप देख रहे हो। ये फाइबर का जंपर ये बाहर निकल आता है, लग जाता है, जंपर टाइप का होता है, जैसा कि पहले एचएमयू वगैरह में लगा होता था, उसी टाइप का है ये कुछ। तो उसको लगा देंगे तो ये कांटेक्ट हमेशा बैक कांटेक्ट सेंस करता रहेगा। मतलब ये रहेगा कि 10 का तो हमने यूज कर लिया, बाकी जो 6 बचे वो हमेशा ड्रॉप रहते हैं। नॉट कनेक्टेड को ना करने के बजाय, क्योंकि ये 16 की इंफॉर्मेशन भेजेगा, तो नॉट कनेक्टेड के बजाय वो 10 की इंफॉर्मेशन तो जो उसको मिलेगी वो भेजेगा, लेकिन ये बाकी इंफॉर्मेशन को हमेशा वो बैक कांटेक्ट या ड्रॉप स्थिति को ही भेजेगा, ताकि इससे किसी तरह का कंफ्यूजन नहीं। ऐसा नहीं कर सकते कि 10 यूज कर ले बाकी 6 को छोड़ देना, वो 10 बाकी 6 को हमें बैक कांटेक्ट परमानेंट सेंस करा के रखना पड़ेगा, तभी सिस्टम हम लोग को चलेगा। मान लो हमने 14 कॉन्टेक्ट यूज कर लिए, 2 नहीं यूज किए, तो 2 पे जंपर लगा देंगे कि 2 के हमेशा बैक कॉन्टेक्ट सेंस करेगा। तो ये चीज हमें पीछे देखते रहना पड़ेगा। और ऊपर जहाँ ये खाली, यहाँ पे हम लोग जो भी कनेक्टर वायर देते जाएंगे, उसी के हिसाब से सर्किट में नंबरिंग डालते जाएंगे, 1 2 पे इस रिले को भेज रहे हैं, 3 4 पे इसको, 5 6 पे इसको, इस तरह से। ये पीछे का वो है, ये बताना भूल गया था आप लोग। ये वायरिंग के लिए है उसमें। हाँ ये देखिए, जैसे ओएफसी का हम अगर यूज करेंगे, तो ये मॉडेम कार्ड है, जो सिंपल मॉडेम कार्ड आएगा स्टेशन ए पे। फिर हम लोगों को वॉइस मॉडेम लगाने की एक नीचे जगह है, जहाँ पे रीसेट बॉक्स है, वहां पे वॉइस मॉडेम उसके बगल में लगा देंगे। अगर ओएफसी से हमें चलाना है, ओएफसी का क्वाड केबल से चलाना है, तो आपको कुछ नहीं करना, एज इट इज इसी सिस्टम पे लग जाएगा। लेकिन अगर हमें ओएफसी का यूज करके इसको चलाना है, तो एक ओएफसी के लिए वॉइस मॉडेम लगाना पड़ेगा। वो दोनों के स्टेशनों के बीच में वॉइस मॉडेम को इसको सर्च प्रोटेक्शन के बाद से मॉडेम को देगा। मॉडेम जो है एज इट इज क्वाड केबल की तरह काम करेगा। मतलब वॉइस मॉडेम में क्या होगा, एक तरफ क्वाड केबल होगी, एक तरफ ओएफसी होगा, उस तरह से कम्युनिकेट करते हैं। अगर हम लोग ओएफसी का यूज करते हैं तो इस तरह से हमें इसको ऐसे बनाना पड़ेगा। अब ये क्या हो जाता है।
ये RX TX जैसे हमने बताया था उस तरह का ये इसमें ऐसे गया है। VF ट्रांसफार्मर है ये। VFT भी लगाते हैं 417। आप लोग जो लगाते होगे हमें लगता है 470 और 1120 वाला लगाते होगे शायद, जो VF ट्रांसफार्मर लगाते हैं। हाँ सर, 470 1116 लगाते हैं, 1120 वाला। तो 1120 ब्लॉक सेक्शन की तरफ रखते हैं कि 470 रखते हैं, और ऐसा क्यों रखते हैं? इंड्यूस वोल्टेज, हैं? उसके जो इंड्यूस वोल्टेज आती है ना सर, ये 80 सप्लाई की वजह से है, उसकी वजह से है। नहीं, हमारा कहने का मतलब, हाँ ये बात तो सही, इंड्यूस वोल्टेज जो शोर हमिंग आती है ना, उसमें अगर VFT लगा दो तो डाटा कवर चांसेस कम हो जाते हैं। लेकिन हम 470 वाले टर्मिनल को ब्लॉक सेक्शन की तरफ रखते हैं कि 1120 वाले को ब्लॉक सेक्शन की तरफ रखते हैं, ये पूछे। 470 को रखते हैं सर ब्लॉक सेक्शन की तरफ। हाँ बिल्कुल सही, क्योंकि हम लो वाले को ब्लॉक सेक्शन पे ट्रांसमिट करते हैं, हाई वाले में ज्यादा इफेक्ट होने की संभावना है, इसलिए लो फ्रिक्वेंसी को हमेशा ट्रांसमिट करते हैं। इसलिए हमेशा 470 को कर, इन्होंने जैसे 600 बना रखा है, 1120 नहीं है, लेकिन हम लोग हमेशा 470 को इन्होंने ब्लॉक सेक्शन की तरफ कर रखा है, लेकिन हम लोग का जो लगाते हैं 1120/470 वाला होता है, इनका 600/470 वाला, ये थोड़ा सा अंतर है। सर ये कम फ्रीक्वेंसी भेजने पे लॉस कम होता होगा ना? हाँ बस यही कॉन्सेप्ट है बस। लो फ्रीक्वेंसी कम, क्या मतलब लो फ्रीक्वेंसी भेजने? डू एंड डोंट से एक बार बता देते हैं आपको। फिर अगला पीरियड जो होगा ना 11:45-50 से चालू करेंगे, उसमें सर्किट पे एक बार पहुंच जाएंगे सीधा, बस फिर खत्म कर देंगे, ठीक है। डू एंड डोंट्स बता देते हैं, फिर 12 बजे 11:45 से चालू करते हैं। UFS सिस्टम भी ऑपरेटेड और मेंटेन ओनली बाय द ट्रेन्ड पर्सन। वोल्टेज की रेंज 19.2 से 28.8 के बीच में होनी चाहिए। जो PCBs कनेक्टर हैं उनको ठीक प्रकार से वो लगे होने चाहिए। रीसेट नॉट बी अप्लाइड इन केस ऑफ लिंक फेलियर और सप्लाई ब्रेक, क्योंकि ऑटो रीसेट है तो अपने आप ही रीसेट हो जाएगा, उसको हमें नहीं कुछ करना है। रिप्लेसमेंट ऑफ कंपोनेंट्स एंड मॉड्यूल टू बी डन विद द स्पेयर सप्लाई बाय द कंपनी। मैन्युफैक्चरर जो सप्लाई करेगा उन्हीं से बदलना, किसी दूसरी कंपनी के हमें कंपोनेंट है उसको नहीं लगाने की कोशिश करना है। PCB वगैरह को या कार्ड को जबरदस्ती लगाने की कोशिश नहीं करना। अब grounding should not be done by any common terminal inside। अर्थिंग वगैरह जो हम यूज करेंगे वो कहीं भी ऐसा नहीं कि बॉडी के किसी पार्ट पे होल्ड किया, पेच लगा, उसे कट टाइट कर दिया। रिले टेस्टिंग नॉट बी परफॉर्म इन्वॉल्विंग फोर्स पिकअप एंड ड्रॉप, मतलब रिले को की टेस्टिंग ऐसा नहीं कि इंस्ट्रूमेंट के अंदर लगे लगे करना है। स्टैंडर्ड मिस हैंडलिंग और लाने ले जाने में उसको हमें जो भी स्टैंडर्ड होता है संभाल के लादना ले जाना मग्स को, वो सारी चीजों को फॉलो करना है। कोड्स होने इन द CPU, उसमें LED आउटपुट कार्ड में जो भी कोड्स आएंगे उनको हम नोट करके फिर उसको मैनुअल से टैली करके उसमें जो उसका उपाय बताया गया होगा उसके अनुसार वो हम करेंगे। अभी हम इसको ये सर्किट है, देखिए यही मेन सर्किट है। अगर देखा जाए तो इसी को थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। जैसा पहले बताया कि सेंडिंग स्टेशन पे TGTXR पिकअप होगा, जो सबसे ऊपर रिले आप देख रहे हो TGTXR वो पिकअप होगी। तो TGTXR पिकअप होने के लिए देखिए TGTR मतलब लाइन क्लियर पे नहीं होना चाहिए। इधर बटन वगैरह डाल रखी होगी इन्होंने, देखिए TGT बटन और बेल प्लंजर की बटन होनी चाहिए। और
एक्सेस डीएसी हम लोगों का क्लियर होना चाहिए, ब्लॉक सेक्शन का एक्सेस डीएसी क्लियर होना चाहिए, और एडवांस स्टार्टर वेट जलना चाहिए, यानी कि एडवांस स्टार्टर से संबंधित जितने भी कंट्रोल्स हैं सब नॉर्मल होने चाहिए। तो फ्यूज से डायरेक्ट सप्लाई आई, एजेटीआर पिकअप होना चाहिए। उसके बाद जो है सीट नंबर 15 में कुछ होगा कंट्रोल वगैरह, ए जीएनसीआर हो जाएगा। ये दोनों बेल बटन हो जाएंगी, टीजीटी और बीपीएनआर। उसके जस्ट बाद ये जो है टीजीटीआर नहीं पहले उस समय पिकअप है, तो टीजीटी एक्सआर हम लोग का पिकअप हो जाएगा। टीजीटी एक्सआर पिकअप होने के बाद दूसरे स्टेशन पे टीसीएफ एक्सआर पिकअप होगा। टीसीएफ एक्सआर पिकअप होने पे वहां पे टीसीएफआर पिकअप होगा। वो देखिए यहाँ से चलते हैं, फिर इधर आ जाते हैं। अब दूसरे स्टेशन पे हम लोग पहुंच गए, तो क्या वहां भी एक्सेल काउंटर क्लियर होना चाहिए, होम सिग्नल से संबंधित सभी रिले नॉर्मल होनी चाहिए, मतलब होम सिग्नल रेड जलना चाहिए, उसके आगे ट्रैक वगैरह clear होना चाहिए। भी कैंसिलेशन ऑपरेट नहीं किया जाना चाहिए। एडवांस स्टार्टर भी नॉर्मल होना चाहिए, इस वजह से एडवांस स्टार्टर भी प्रूव करना है। पिछली गाड़ी पे जो टीए UIR1 R2 एक तरह से आप कह सकते हो, वो भी ड्राफ्ट होना चाहिए, मतलब पिछली गाड़ी का कंप्लीट अराइवल हो चुका हो। क्या हो जाता है यार, पिछली गाड़ी का कंप्लीट अराइवल हो चुका होगा तो उसके लिए TR1 TR2 पिकअप होकर पुनः ड्रॉप हो गए हो, टाइमर का इनिशिएशन नहीं होना चाहिए। तो इस प्रकार से टीसीएफ एक्सआर पिकअप होना चाहिए, जो कार्ड के माध्यम से 1 लाइन प्ले 1 टू एन बी टीसीआर भी पिकअप होना चाहिए, होम का ट्रैक सेकेंडरी ट्रैक भी पिकअप होना चाहिए। तो हम लोग का टीसीएफआर पिकअप होके लैच हो जाएगी, पिकअप होके लैच हो जाएगी। इस प्रकार से हम लोग की रिले काम करेगी। और कैंसिलेशन और उसके लिए दूसरा एक वो अलग से पार्ट दिया था, जब नॉर्मल होती है ना, जब डी क्लच होता है, डी क्लच होने के लिए देखिए ये सप्लाई आती है, ये पाथ यहाँ से TAR2 के D8 से वायर एक आया, TAR2 के C1 C2, मतलब जब गाड़ी का कंप्लीट अराइवल हो जाएगा तो उस पाथ से TCFXR ड्रॉप है उस समय, और हम लोगों का ये डी क्लच हो जाता है TCFR हम लोग का इसी प्रकार से डी क्लच हो जाता है। अगर कैंसिलेशन ऑपरेट करेंगे तो इस नीचे वाले पाथ से ये डी क्लच होता है, मतलब जब हमें पिकअप होगी तो R1 R2 पे सप्लाई आएगी, और जब ड्रॉप होगी तो हम लोग का R3 R4 पे सप्लाई उसके आएगी। इस तरह इसी प्रकार से देखिए, इसको डी क्लच करने के लिए R3 R4 पे सप्लाई करवा दें, जेडार से आ गई। इसमें डिक्लच होने के लिए देखिए दोनों बटन नहीं दबी हुई हैं। टीसी टी जेडार जब पिकअप हो जाएगी और वाई आर ड्रॉप होनी चाहिए, तो टीसी से अब टी जेडार जब पिकअप होगी तो उस समय ये डिक्लच करने के लिए इसको इसके माध्यम से दोनों ही रिले पिकअप होंगे, TGTR वाई और TGTR का जो डिक्लच वाला है वो भी इसी से पिकअप होगा, डिक्लच होगा, मतलब एक तरह से पिकअप होकर होल्ड रहेगी, वो डिक्लच इसका इस तरह से हटेगा। तो इस तरह से इसका मेन सर्किट डिजाइन है। बाकी लगभग BPAC जैसा ही है। ये दो फीचर्स नए थे वो हमने आपको थोड़ा सा, FR1 FR2 है, टाइमर है, TR1 TR2 जैसा पहले ट्रैक पे आई फिर दूसरे ट्रैक पे आई, तो इस टाइप से FR1 FR2 है। जो चीज बताना चाह रहे थे आप लोगों को, दिखाना चाह रहे थे, बताना क्या, तो वही चीज। कुछ रिले कार्ड से पिकअप होगी, ये तो ASCR है जो फाइनल रिले पिकअप होती है एडवांस के लिए। ये होम सिग्नल के लिए देखिए, होम सिग्नल के कंट्रोल सभी है, तो HSGNCR पिकअप होगी एडवांस के लिए, एडवांस के सभी होगी। ट्रैक के लिए जैसे BPAC में ट्रैक लेते हैं उस तरह से। इधर क्या दे रखा, इधर भी वही चीज है। ये भी याद कर दे रखा है कि किस तरह से एक्सेल काउंटर को इन्होंने पिकअप कराया हुआ है। साइड लोकेशन बॉक्स में SHDAC का जाहिर सी बात है लोकेशन बॉक्स पे ही होगा, और विले में हम लोग AZTR पिकअप कराएंगे, उसका भी पिकअप, हाँ, क्योंकि वाइटल विले जो कहाँ होती है,
यूनिट पे होती, लोकेशन बॉक्स में होती। वही चीज इसमें शो कर रखी थी। कोई डाउट हो तो पूछते चलो, तो उसको हम फिर थोड़ा ज्यादा उससे आपको डिस्क्राइब कर देंगे जूम करके। ये एक सब उसी का है। हम वो दिखाना चाह रहे थे कि कार्ड से कैसे, ये तो इंडिकेशन के लिए है, कार्ड से कैसे रिले पिकअप होती है वो दिखाना चाह रहे थे। इसमें नहीं, पीछे ही होगा इसका मतलब। ये इंडिकेशन दे रखे, लिंक फेल, बटन रिले है इसमें। ये सारा इंडिकेशन सर्किट है, जो पैनल पे इंडिकेशन आएंगे हम लोगों के, उसका सर्किट है यार। ये कौन सी रिले है? BP-R1 BP-R2 है। एक रिले की कॉइल वाला बना होता है जिसमें रिले पिकअप होती है, वो दिखाना चाह रहे थे आपको। पैनल का है, कार्ड से कैसे आउटपुट आके पिकअप होती है। इसके आगे ही होगा। PTSR टर्मिनल हो गया। इंडिकेशन हो गया। BP-R1 BP-R2 हो गया। इंडिकेशन हो गया। ये होम पे ट्रैक हो गया। ICR DCR हो गया। AGNCR के लिए ये BPR का दे दिया उन्होंने। मोबाइल में मिल नहीं रहा, ये है वैसे इसमें।
और किसी को कुछ पूछना हो तो पूछिए। मीटिंग यहीं पे खत्म करते हैं, फिर सेकेंड हाफ में देखिए स्पेयर लेटर साइन होके हो सकता है कल मिले। आप लोग स्पेयर होके तो आए नहीं हो, तो कल से अपना ड्यूटी प्रॉपर करना। स्पेयर लेटर जैसे ही प्रिंसिपल साहब से साइन हो जाएगा तो व्हाट्सएप ग्रुप में हम लोग डाल देंगे। वो देख लेते एक बार, वो कहीं मिलता है तो जो आपको दिखाना चाह रहे थे। सर आप वो कह रहे थे कल फीडबैक के लिए क्या करना है? फीडबैक राघवेंद्र जी अभी बोलेंगे ना, उसमें 2 बजे से लेंगे तो फीडबैक अच्छा। कंप्लीट का भैया। तो HTTC ऐप पे जाओ आप, उसी पे फीडबैक का है, सब लोग भर दो अपना फीडबैक। अच्छा, हम्म। वो जो सेकंड टाइम पढ़ा रहे थे उनका नाम क्या था सर? राघवेंद्र कुमार शर्मा। हाँ हाँ हाँ। ठीक है। वैसे भी आप लोग कभी वैसे भी पूछ सकते हो, कोई ऐसा नहीं कि कोर्स में नहीं, कभी कोई डाउट हो तो बस जी कोशिश ये करो कि 9:30 से 5 के बीच में पूछ लो तो ज्यादा अच्छा है। और अगर व्हाट्सएप से पूछ लोगे तो और आसानी रहेगी हम लोग को, क्योंकि मान लो उस समय पढ़ा रहे होंगे जी तो आपका फोन काट जी देंगे जी तो आप लोग जी सोचोगे जी। पता नहीं क्यों काट दिया। लेकिन हम लोग चूंकि अब पढ़ा रहे होंगे तो इस वजह से, तो अगर व्हाट्सएप कर दोगे तो हम लोग जब टाइम मिलेगा तो रिप्लाई कर ही देंगे या सर फोन अपना करके बता कांटेक्ट दें। नंबर दे देना मेरे को। यही कांटेक्ट नंबर है जिससे हम लोग व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़े हुए हैं। अच्छा। राघवेंद्र जी का भी वही, हम लोग का भी वही है। तो हम लोग ऐसा है ना कि हम लोगों को भी बहुत से ऐसे फेलियर्स होते हैं। देखा देखा होगा सिग्नलिंग में फेलियर्स कभी रिपीट नहीं होते। जैसा हमने जो बताया कि लगभग हो सकता है फेलियर ना निकले, वो उससे कठिन भी निकल सकता है, उससे आसान भी निकल सकता है। मतलब जो अज्यूम करो लगभग वो फेलियर नहीं निकलता है, ऐसा हमने जी अपने अनुभव पे बता रहे हैं। तो हम लोग को ही पता चलता रहेगा, अपडेट होता जाएगा नॉलेज। और जो साइट पे कंडीशनें होती वो हमेशा यहाँ पढ़ाने से चेंज होती। हमेशा कंपनी वाले देखा होगा MC वाले आते हैं, हम ही लोग से सीखते हैं। क्यों सीखते हैं? क्योंकि हम लोग के पास प्रैक्टिकल नॉलेज होता है, जो आदमी लाइन पे काम करता है, तो इसलिए। ठीक है सर। ठीक है चलो फिर।